नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको कोशिश करना है 25 में 24 सही करना है। आप इतना प्रैक्टिस कर डालिए, कम से कम 25 में 24 तो सही ही हों, क्योंकि पेपर ईजी होता है और अधिकांश बच्चे जो है हिंदी पूरी सही कर देते हैं। तो आप प्रैक्टिस कोशिश करिए कि 25 में 24 तो सही हो। तो कवि का पहला क्वेश्चन लेते हैं। कवि का बहुवचन आपको बताना है। ए ऑप्शन कवि, बी ऑप्शन कवियों, सी ऑप्शन कवियाँ और डी ऑप्शन कवियों। तो पहले का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा, यानी कवि का बहुवचन क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कवि, यानी ए आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे कवि, कवि, बाल, दर्शन, दर्शन और प्राण, प्राण, आंसू। ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो ये हो गया कवि का बहुवचन हमेशा कवि ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो पहला बताना है सकर्मक क्रिया कौन सी है। ए ऑप्शन हंसना, बी ऑप्शन लिखना, सी ऑप्शन दौड़ना, डी ऑप्शन उठना। तो पहले दूसरे का आंसर दीजिए, यानी कौन सी सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि लिखने से कोई ना कोई जब क्या कौन का जवाब मिल जाए तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। तो आप देख लीजिए, क्या लिखता है, तो कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा, या पत्र लिख रहा होगा, निबंध लिख रहा होगा, यानी उसका जवाब मिल रहा है। तो इसलिए सकर्मक क्रिया क्या है, लिखना, यहाँ पर सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है, तो जहाँ पर क्या कौन का जवाब ना मिले वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर, यानी सकर्मक क्रिया क्या है, लिखना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। दुर्गत करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है। ए ऑप्शन है धज्जियाँ उड़ाना, बी ऑप्शन पगड़ी उछालना, सी ऑप्शन नाक रगड़ना और डी ऑप्शन है नाको चने चबाना। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर दीजिए, दुर्गत करना का क्या मतलब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दुर्गत करना मतलब धज्जियाँ उड़ाना। दुर्गत करना मतलब धज्जियाँ उड़ाना है। और पगड़ी उछालने का मतलब होता है बेइज्जत करना, यानी पगड़ी उछालने का मतलब होता है इज्जत उतारना। नाक रगड़ना का मतलब होता है खुशामद करना, यानी किसी की जो है चापलूसी करना, खुशामद करना। नाको चने चबाना तो बहुत परेशान होना, खूब तंग करना, यानी नाको चने चबाने का मतलब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है। आपको प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग बताना है, क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन प्रा, बी ऑप्शन है प्रा, सी ऑप्शन प्रति और डी ऑप्शन प्रतिश। तो बताइए प्रतिष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, जो किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कुछ उपसर्ग हैं, प्रतिकूल, प्रतिकूल, और प्रतिष्ठा हो गया प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, ये भी प्रति उपसर्ग का उदाहरण है। प्रत्येक, यहाँ भी जो है उपसर्ग लगा हुआ है। और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ये है उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। दर्शिका शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। ए ऑप्शन है बड़ा आ, बी ऑप्शन इसका, सी ऑप्शन शिक्षा और डी ऑप्शन इका। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। दर्शिका शब्द में प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का आंसर हो जाएगा बी, यानी दर्शिका। दर्शिका शब्द में इका प्रत्यय है। ये
थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इका। दर्शिका शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें इका प्रत्यय है। जैसे नायिका, नायिका में कौन सा प्रत्यय है? तो इका प्रत्यय है। गायक, गायिका, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? तो इका प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा शब्द खर के लिए उपयुक्त नहीं होगा? आपको बताना है। इसमें खर का पर्यायवाची है, तो कौन सा नहीं है? नहीं का ध्यान रखना है। ए ऑप्शन दुष्ट, बी ऑप्शन गधा, सी ऑप्शन 3 का, डी ऑप्शन खरा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। कौन सा खर, खर मतलब गधा भी होता है, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? अनेकार्थी शब्द इनमें कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जो है इसमें खरा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी। बाकी जो है सब जो है ये खर के जो है अन्य शब्द जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7वां। पुत्री शब्द का पर्याय नहीं है, पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना। ए ऑप्शन सुता, बी ऑप्शन बेटी, सी ऑप्शन आत्मजा और डी ऑप्शन दुहिता। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आत्मजा जो होता है पुत्र का पर्यायवाची होता है। बाकी जब अन्य जो हैं सुता, बेटी, दुहिता और ये जो हैं पुत्री के हैं। जैसे पुत्री के और अन्य पर्यायवाची हैं। तनिया भी पुत्री का पर्यायवाची होता है। तनिया हो गया, नंदिनी हो गया, नंदिनी हो गया और तनुजा हो गया। तनुजा ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। और जो आत्मजा होता है ये पुत्र का पर्यायवाची होता है। पुत्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे बेटा, बेटा है, सुत है और तनय है, तनय, पूत, पूत है, नंद है। ये सब जो है पुत्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? अनुग्रह शब्द का विलोम आपको बताना है। ए ऑप्शन है संग्रह, बी ऑप्शन विग्रह, सी ऑप्शन प्रतिग्रह, डी ऑप्शन है विग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर दीजिए। संग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? तो संग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है वे वापस लौट आए, बी ऑप्शन है यह मुझसे नहीं हो पाएगा, सी ऑप्शन है वह गाने का अभ्यास करता है और डी ऑप्शन प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। तो क्वेश्चन नंबर 9वें का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, वे वापस लौट आए। ये अशुद्ध है क्योंकि दो शब्द एक ही भाव प्रकट करते हैं, वापस और लौट आए, लौट, इसलिए जो है ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, रेखांकित पद क्या है? ए ऑप्शन विशेषण, बी ऑप्शन है संज्ञा, सी ऑप्शन क्रिया विशेषण, डी ऑप्शन है क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। वह यौवन में परिश्रम करता रहा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर दीजिए, यौवन क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी यौवन जो है संज्ञा है और संज्ञा में भी कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है। जैसे भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें कुछ फीलिंग होती है। तो जैसे मिठास, मिठास भी भाववाचक संज्ञा है। और जैसे क्रोध, क्रोध में कौन सी संज्ञा? तो भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी,
ये भी भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और फिर 5वां हो गया भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा को मुख्यतः 5 भागों में बांटते हैं, जिनमें से ये यौवन कौन सी संज्ञा है? तो यौवन है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए ऑप्शन अर्वाचीन, बी ऑप्शन प्रागैतिहासिक, सी ऑप्शन इतिहासोत्तर, डी ऑप्शन है प्राचीन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। जो ज्ञात इतिहास के पहले का है उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 का। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रागैतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ वाक्य को रेखांकित पद में कारक है, कौन सा कारक है इसमें आपको बताना है। ए ऑप्शन है करण, बी ऑप्शन है कर्म, सी ऑप्शन संप्रदान और डी ऑप्शन है संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, यानी कोई ना कोई कर्म करता हूँ। तो कर्म क्या होता है? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, इसमें भी से पर अलग होने के लिए या देने का सेंस आता है। से पर आपादान, इसमें अलग होने का सेंटेंस आता है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। संबोधन हे हो अरे, संबंध काकी के जो, ये होते हैं संबंध वाचक कारक। तो इस तरह से आपके कारक हो गए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान में पर से, आपादान संप्रदान से, आपादान में पर, संबोधन हे हो अरे और संबंध का की के, यानी जो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं वाक्य को रेखांकित अंश में विशेषण आपको बताना है, कौन सा विशेषण है। ए ऑप्शन अनिश्चित संख्यावाचक, बी ऑप्शन निश्चित संख्यावाचक, सी ऑप्शन है गुणवाचक, डी ऑप्शन है परिमाणवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं रेखांकित में कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनिश्चित संख्यावाचक यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा। जैसे कुछ आदमी तो कुछ आदमी, और जैसे कई लोग, सब कुछ इन यहाँ पर जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हो रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। भाववाचक संज्ञा कौन सी, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आप चला जाए, बी ऑप्शन पाठ पढ़ा, सी ऑप्शन पानी पी ले और डी ऑप्शन आओ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आप चला जाए, यानी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। जैसे राम से हंसा नहीं जाता, अब चला नहीं जाता, अब जो है रहा नहीं जाता,
यहाँ पर फीलिंग है तो यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, और भाववाचक संज्ञा वो होती है जो अदृश्य होती है, जिन्हें सिर्फ एहसास कर सकते हैं, वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे ईमानदारी है, क्रोध है, हंसी है, दुख है, ये जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से मुहावरा कौन सा है? आपको मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर याद रखना है। मुहावरा क्या होता है, लोकोक्तियाँ क्या होती है, उनमें अंतर ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मुहावरा है या कौन सी लोकोक्तियाँ है। ए ऑप्शन है तो इसमें बताना क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा मुहावरा है। जैसे नौ मन, ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बी ऑप्शन दांत खट्टे करना। सी ऑप्शन नाच न जाने आंगन टेढ़ा। डी ऑप्शन दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर मुहावरा कौन सा है, तो दांत खट्टे करना मुहावरा है, बाकी सब जो है लोकोक्तियाँ हैं। जैसे दांत खट्टे करना होता है किसी को परेशान करना, पस्त करना, तो दांत खट्टे करने मतलब होता है पस्त करना, पस्त करना। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि जब कोई व्यवस्था ही नहीं होगी, तो जब कोई कोई व्यवस्था नहीं होगी, ना ही बड़ा प्रबंध होगा, ना ही काम होगा। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, तो मतलब जब तक कोई बड़ी व्यवस्था नहीं होगी तब तक वो काम नहीं होगा। नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब ये होता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब ये होता है कि खुद काम कर नहीं पा रहे और दूसरे को दोष दे रहे हैं। हाँ, दूसरे को दोष देना और खुद को काम ना होना। अब दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी दूर की वस्तु अच्छी लगती है। तो ये हो गया 5 चारों के एक्सप्लेनेशन। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित गद्यांश को आपको पढ़ना है और धैर्य के साथ गद्यांश पढ़िए, फिर उसका आंसर देना है। तो देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे तो आंसर देने पैसे से आंसर निकालने में आसानी होगी। तो पहला 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, अनुच्छेद में चिंता व्यक्त की गई है। अनुच्छेद में किसके बारे में चिंता व्यक्त की गई, ये आपको बताना है। और इसी में 17 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है, ये आपको बताना है। पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है, ये आपको बताना है। और 18 नंबर पर्यावरण शब्द में उपसर्ग क्या है। 19 नंबर है प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होता है, ये आपको बताना है। और 20 नंबर अधिक वृक्ष लगाने से बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। हमने क्वेश्चन पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं पैसेज। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों पर हुआ है। इसका कारण बढ़ता हुआ औद्योगिकरण है। गत 20 वर्षों में भारत प्रत्येक नगर में कारखानों की जितनी तेज़ी से वृद्धि हुई है, उससे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन कारखानों की चिमनियों से 24 घंटे निकलने वाले धुएं ने, थोड़ा पैसेज ऊपर कर लेते हैं, वातावरण को विषाक्त बना दिया है। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होने वाली भी वायु प्रदूषण के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। इन वाहनों के धुएं से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण आज न जाने कितने प्रकार की सांस और फेफड़ों की बीमारियां आम हो गई हैं। इधर बढ़ती हुई जनसंख्या, लोगों को काम की तलाश में गांव से शहरों की ओर भागना भी वायु प्रदूषण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। शहरों की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास की सुविधा
की उपलब्ध कराने के लिए वृक्ष और वनों को निरंतर काटा जा रहा है। वायु प्रदूषण को बचाने वाले कारकों की हमें खोज करनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अब हम लोगों ने पैसेज पढ़ लिया, अब देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि अनुच्छेद में किस पर चिंता व्यक्त की गई है? ए ऑप्शन औद्योगिकरण पर, बी ऑप्शन बढ़ते वाहनों पर, सी ऑप्शन शहरीकरण पर, डी ऑप्शन प्राकृतिक प्रदूषण पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, किस के बारे में जो है चिंता व्यक्त की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रकृति प्रदूषण पर, यानी प्रकृति में जिस तरह प्रदूषण बढ़ रहा है उसके बारे में इस पैसेज में चिंता व्यक्त की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। पर्यावरण प्रदूषण का कारण नहीं है, जो कारण नहीं वो आपको बताना है। ए ऑप्शन उद्योग, बी ऑप्शन वाहन, सी ऑप्शन वृक्षारोपण, डी ऑप्शन आवासीय सुविधाएं। तो नहीं पर ध्यान रखिएगा, अधिकांशतः नहीं को नोटिस न करने की वजह से गलती हो जाती है, तो नहीं को हमेशा अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृक्षारोपण, क्योंकि वृक्षारोपण से पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता लेकिन पर्यावरण शुद्ध होता है। उद्योग से भी पर्यावरण प्रदूषण होता है, वाहन चलते हैं तो उनसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, यहाँ पर भी प्रदूषण फैलता है। आवासीय सुविधाएं जब बढ़ती हैं तो वृक्ष काटे जाते, जंगल काट जाए तो भी पर्यावरण प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग क्या है? आपको बताना है पर्यावरण में उपसर्ग क्या है। ए ऑप्शन परिकाम आ, बी ऑप्शन पर्या, सी ऑप्शन परि और डी ऑप्शन बड़ा आ। तो पर्यावरण में प्रदूषण क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पर्यावरण में उपसर्ग क्या है, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। जैसे परिधन आवरण, इसका आंसर, इसका संधिविच्छेद करेंगे, परिधन आवरण, तो इसमें उपसर्ग जो हो जाएगा कौन सा होगा, परिकामा बड़ा आ जो है इसमें उपसर्ग है 2। इसी तरह जैसे परिणाम, इसमें भी उपसर्ग होता है, परि होता है। परिजन, यहाँ पर उपसर्ग क्या होता है, परि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होता है। ए ऑप्शन ग्राम, बी ऑप्शन पर्वत, सी ऑप्शन नगर, डी ऑप्शन है जंगल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए, पर्यावरण सबसे ज़्यादा कहाँ प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी नगर में सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 20। अधिक वृक्ष लगाने से बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? ए ऑप्शन है सुंदरता, बी ऑप्शन है शीतलता, सी ऑप्शन वातावरण शुद्ध और डी ऑप्शन हरियाली। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, अगर अधिक वृक्ष लगाएंगे तो क्या होगा, तो वातावरण शुद्ध होगा, यानी आंसर हो जाएगा 20 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा, ये आपको बताना है। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, और तद्भव संस्कृत के शब्द बदलते बदलते जो है हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं या उनका रूप बदल गया, वो तद्भव कहलाते हैं। तो ए ऑप्शन कायर, बी ऑप्शन छेद, सी ऑप्शन कोयल, डी ऑप्शन है छात्र। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इसमें, तत्सम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी छात्र जो है तत्सम शब्द है, बाकी जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 22। तद्भव शब्द बताना है, आसरा, अट्टालिका, कृपा, चक्र, इनमें कौन सा तद्भव है ये आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, आसरा जो है तद्भव शब्द है, बाकी सब जो है तत्सम शब्द है। जैसे अट्टालिका का तद्भव होता है अटारी होता है। कृपा का जो तद्भव होता है वो होता है, कृपा का जो होता है कृपया होता है। इसी तरह चक्र का चाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे,
क्वेश्चन नंबर 23, उच्छ्वास शब्द में संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23 में। ए ऑप्शन उतधन श्वास, बी ऑप्शन उतधन श्वास, सी और डी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए, इसमें संधि विच्छेद क्या हो जाएगा उच्छ्वास में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए उतधन श्वास, यानी यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी, तो उतधन श्वास जो है यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी, यानी ता के बाद, यानी ता के बाद अगर सा आता है तो वो किस में बदल जाता है, छा में बदल जाता है। तो इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे उत धन श्वास होगा, उत धन श्वास इसका संधि विच्छेद होगा, यानी ता के बाद जब सा आता है तो जो है छा में चा में सा में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगे क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है, यानी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। कवित्री कैसे शुद्ध लिखा जाता है ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यानी कवित्री इस तरह से शुद्ध लिखा जाता है, का वा या में छोटी की मात्रा, त्रा में बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 25, शस्त्र शब्द में समास आपको बताना है। शस्त्र शब्द में कौन सा समास है। ए ऑप्शन अव्ययी भाव, बी ऑप्शन तत्पुरुष, सी ऑप्शन बहुब्रीहि और डी ऑप्शन है द्वंद्व। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए, शस्त्र में कौन सा समास है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, शस्त्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट ठीक है, अब आप कोशिश करिएगा, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर डालिए कि 25 में 24 सही करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पेपर जब आसान होगा तो मेरिट हाई जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।